साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था की जो दिसंबर 2021 की मंथली मैगजीन है उसको यहाँ पर देख रहे हैं और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले पोर्शन के जो तीसरा टॉपिक है G20 उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए चर्चा में क्यों था यह, तो हाल ही में भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। साथ ही भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 अध्यक्ष पद संभालने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। अब इससे संबंधित फैक्टर को देखें तो ट्रोइका क्या है। ट्रोइका G20 के भीतर एक शीर्ष समूह को संदर्भित करता है। इसमें मौजूदा, पूर्ववर्ती एवं भावी अध्यक्षताएं शामिल होती हैं। ट्रोइका में भारत, इंडोनेशिया और इटली शामिल है। देखिए 2021 में अध्यक्षता इटली के पास थी, फिर 22 में इंडोनेशिया के पास और 23 में जो है आपकी भारत के पास रहनी है। तो भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में भारत पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन भी करेगा। ट्रोइका सदस्य के रूप में भारत G20 के एजेंडे को सुसंगत बनाने और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया तथा इटली के साथ मिलकर कार्य करेगा। G20 के बारे में बात करें तो G20 यह विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। G20 का गठन 1990 के दशक में मुख्यतः दो घटनाओं का परिणाम था, जैसे कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उत्पन्न वित्तीय संकट और इस तथ्य को स्वीकार करना कि इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से कई देशों को वैश्विक आर्थिक विमर्शों एवं अभिशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। देखिए इसकी जो शुरुआत है ये वर्ष 1999 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के रूप में हुई थी तथा G20 को वर्ष 2008 में शिखर सम्मेलन के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट को दूर करना था। यह भविष्य में वैश्विक आर्थिक विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने में एक रणनीतिक भूमिका निभाएगा। अब यहां पर पहले देख लेते हैं कि G20 में शामिल कौन है। तो हमने G7, G8 का नाम सुना है। G7 में आपके जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा है। ये 7 देश हैं। G8 में इसमें रशिया भी था, जिसे 2014 से इसे हटा दिया गया जब से इसने क्रीमिया पर कब्जा किया था। अब ये 8 देश तो है ही हैं G20 में, ये आपके 8 देश हैं। इसके अतिरिक्त 12 अन्य देश हैं। कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब। इसके अतिरिक्त साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। ये पूरे 20 देश हैं। आगे चलते हैं। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। इसके एजेंडे तथा कार्यों का समन्वय G20 नेताओं के निजी प्रतिनिधियों, जिन्हें शेरपा के रूप में जाना जाता है, द्वारा वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के साथ किया जाता है। G20 के उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्य में शामिल है वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास प्राप्त करने के लिए सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना तथा ऐसे वित्तीय विनियमों को बढ़ावा देना जो जोखिमों को कम करने और भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकते हैं तथा एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना। भारत G20 प्रक्रिया का संस्थापक सदस्य रहा तथा इसने नए विचारों को प्रस्तावित करने तथा समाधान खोजने में सक्रिय भूमिका निभाई है। अब यदि बात करें कि G20 के सदस्य जो हैं किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये जो सदस्य हैं आपके, ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 90% का, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यापार का लगभग 80%, विश्व की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा G20 सदस्य देशों में निवास करता है और वहीं जीवाश्म ईंधन जनित कुल उत्सर्जन की लगभग 84% जो है इसका प्रतिनिधित्व या इसकी खपत जो है इन G20 देशों द्वारा की जाती है। अब G20 की महत्ता की बात करें, इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए पहला, वैश्विक आर्थिक समृद्धि के संबंध में G20 अपने आकार और रणनीतिक महत्व के कारण भविष्य में वैश्विक आर्थिक विकास के लिए मार्ग निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरा, वैश्विक संकटों को संबोधित करना। पिछले शिखर सम्मेलनों ने वर्ष 2008 के वित्तीय संकट, ईरानी परमाणु कार्यक्रम, कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को संबोधित किया है। G20 सदस्य देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन से अधिक निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO के नेतृत्व वाले कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष में योगदान करने का भी वादा किया है। कर सुधार के संदर्भ में वर्ष 2008 में शिखर सम्मेलन की शुरुआत के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली G20 विचार विमर्श का एक नियमित मुद्दा रहा है।
यह कम आय वाले विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु चल रहे व्यापक कर सुधारों से लाभान्वित होने में मदद कर सकता है। यह सूचनाओं के आदान प्रदान और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन अर्थात आपका ये जो है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन अर्थात इसका शॉर्ट फॉर्म होता है OECD, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तथा आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, शॉर्ट में BEPS कहते हैं। तो देखिए ये आपका आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण परियोजनाओं के माध्यम से बड़ी कंपनियों द्वारा कर से बचने की समस्या को भी संबोधित करके देशों को लाभ पहुंचाया जा सकता है या लाभ पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 के G20 शिखर सम्मेलन रोम शिखर सम्मेलन में नेताओं ने लगभग 140 देशों के मध्य एक समझौते का समर्थन किया। इस समझौते का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निगम कर प्रणाली में व्यापक बदलाव करना था। इस समझौते में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% न्यूनतम निगम कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही कुछ कर जो है वो राजस्व को पुनर्वितरित करने के लिए नए नियम भी शामिल किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि यह समझौता G20 तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के नेतृत्व में 1 वर्ष तक चली एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित करने के संदर्भ में भी इसकी महत्ता है। कैसे? कई विशेषज्ञ विदेशी नीति निर्धारण में वैश्विक नेताओं के मध्य व्यक्तिगत संबंधों के पर्याप्त प्रभावों पर बल देते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में इतनी संख्या में वैश्विक नेताओं के एक मंच पर आने से ऐसे संबंधों के विकास और द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित करने के दुर्लभ अवसर मिलते हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठकों के परिणामस्वरूप कभी-कभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी होते रहे हैं। अगला पॉइंट है मानव संसाधन विकास और रोजगार के संबंध में क्या महत्ता है। तो वर्ष 2014 में G20 ने वर्ष 2025 तक कार्यबल भागीदारी में लैंगिक अंतराल को 25% तक कम करने की प्रतिबद्धता प्रकट की थी। इस पहल के समर्थन में G20 ने राष्ट्रीय रोजगार योजनाएं भी विकसित की थी। ये योजनाएं समावेशन के अवसर प्रदान करती हैं। वर्ष 2015 में G20 ने ऐसे युवाओं की हिस्सेदारी को वर्ष 2025 तक 15% तक कम करने पर भी सहमत जताई थी, जिन पर श्रम बाजार में स्थायी रूप से पीछे छूट जाने का सबसे अधिक खतरा है। वहीं इस संबंध में लक्षित समूह के रूप में उन युवाओं की पहचान की गई जिनके कौशल निम्न स्तरीय हैं तथा जो अनौपचारिक रूप से रोजगार में हैं। इनके साथ ही इस लक्षित समूह में वे युवा भी आते हैं जो ना तो रोजगार में हैं और ना ही शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो ये नाइदर इन एम्प्लॉयमेंट नॉर इन एजुकेशन आर ट्रेनिंग। आगे चलते हैं। अब G20 के साथ जो समस्याएं हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं या जो चुनौतियां हैं। तो पहली चुनौतियां जो समस्या है वो प्रभावी शक्ति के अभाव की। ऐसा तर्क दिया जाता रहा है कि G20 कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्था नहीं है, इसे और अधिक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही के संबंध में G20 समूह के पास एक औपचारिक चार्टर का अभाव है। इसके अलावा G20 की कुछ सबसे महत्वपूर्ण बैठकें गोपनीय तरीके से आयोजित की जाती हैं। और वहीं तीसरा जो चुनौती है संरक्षणवाद की। समूह के कुछ नीतिगत निर्देश विशेषकर उदार समूहों के बीच अलोकप्रिय रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलनों के दौरान होने वाले विरोध प्रदर्शनों में ऐसा आरोप लगाया जाता रहा है कि यह समूह बड़ी कंपनियों को मजबूत करने वाले व्यापार समझौतों को प्रोत्साहित करता है। अब प्रभावी उपाय के बारे में, तो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में इसकी भूमिका तथा सामाजिक असमानता और लोकतंत्र के समझ वैश्विक खतरे से निपटने में विफलता के लिए इसकी आलोचना की जाती है। वहीं कम प्रतिनिधित्व के संबंध में, तो आलोचकों का तर्क है कि यह समूह अत्यंत सीमित है। ऐसा लगता है कि मेहमानों जैसे कि अफ्रीकी देशों को जोड़ने की इसकी परंपरा महज सांकेतिक है ताकि यह दिखाया जा सके कि G20 विश्व की आर्थिक विविधता को दर्शाता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अब विश्व वास्तव में आपस में बहुत अधिक जुड़ा हुआ है और एकीकृत है। इसलिए सभी वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए सभी देशों को मिलकर कार्य करना होगा। G20 को सभी देशों को विशेष रूप से उभरते बाजारों जैसे इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और मैक्सिको को एक साथ लाने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। ठीक है, ये देश प्रमुख वैश्विक समस्याओं पर समन्वित कार्यों का समर्थन करने और वैश्विक लोकहित को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक शासन तंत्र में नए अभिकर्ता हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो संक्षिप्त सुर्खियां उनको देखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।